हेलो दोस्तों। नमस्कार मित्रों। आज परम आपके साथ वापस आया है अपने YouTube चैनल के साथ। और आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं, पंकज जी भाई साहब, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख के नाते जोधपुर प्रांत के हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। वैसे देखा जाए पश्चिमी राजस्थान जो जोधपुर प्रांत लगता है, पूरे राजस्थान को 3 प्रांतों में विभाजित किया है। इसमें जोधपुर प्रांत के आप प्रांत प्रचारक हो, प्रचार प्रमुख हो। और तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आज की बातचीत प्रारंभ करें। हैंड ओवर टू पंकज जी भाई साहब। आप सभी को नमस्कार। और इस जो समय है, इस समय में आप सबके स्वस्थ रहने की कामना ये करते हुए और आपसे संवाद प्रारंभ करेंगे। तो जैसा परम जी ने बताया है, तो उसके अनुसार अब ये कोई 15-20 मिनट में एक विषय की प्रस्तुति वो आपके बीच में होनी चाहिए। इस समय के अनुसार कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, हम सब देख ही रहे हैं कि विश्व एक गंभीर समस्या से अभी जूझ रहा है। महामारी का ये दौर है और इस महामारी के दौर में हम सबको ध्यान में आ रहा है, विचित्र प्रकार के अनुभव आ रहे हैं। जब इन सारे अनुभवों को लेकर के हम असंतोष व्यक्त करेंगे या हम अपने संतोषी होने का परिचय देंगे, कुछ गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, तो हमको एक तथ्य जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम विश्व के उस देश में रहते हैं जहां जनसंख्या दूसरे नंबर पर है। इसलिए अनेक प्रकार की तुलनाएं, अनेक प्रकार की बातचीत आते समय हमको ये तो स्मरण रखना ही पड़ेगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में और हमारा स्तर की हम विकासशील हैं, तो मानना चाहिए कि संसाधन जो हैं वो हमारे पास में एकदम असीमित नहीं है। वैसे भी अर्थशास्त्र का नियम है कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो है वो तो होती है अनलिमिटेड, उनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन संसाधन जो हैं वो उपलब्ध जो हैं वो अपने पास में सीमित है। और इसलिए भूतकाल से ही अपने जो लोग थे, या यूं कहें कि भाई विश्व की जो सबसे पुरानी ये जो अपनी सिविलाइजेशन है जिसको अपन भारत कहते हैं, इस भारत में और अपने को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पौराणिक काल से ये जो सारा चलता था, यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत को देखते हुए तो एक त्यागपूर्ण उपभोग ये दृष्टि रहती थी। तो इसलिए त्यागपूर्ण उपभोग करना, तो ये सब का सब मेरा है, मेरी संपत्ति है और ये सब मेरे लिए ही है, ये जो भाव इसके बाद में बना वो भोगवाद को जन्म देता है। और भोगवाद है तो अब देखते हो बहुत है, लेकिन ऐसी चुनौतियां समय समय पर हमारे पास में आती है। हम सबको ध्यान में आया होगा इस महामारी के दौर के समय जब हम थोड़े अध्ययनरत थे, कुछ अनुसंधान निकल करके आए, कुछ विद्वजनों ने बातें सामने रखी, तो ऐसी बीमारियां प्रत्येक 100 वर्ष के अंदर आ रही है। स्पेनिश फ्लू का जिक्र ये 1920 का आता भी है और हम भी अपने समय में सुनते हैं छपनी अकाल, तो उस समय भी क्या हुआ था। थोड़ा प्रगति का दौर उस समय नहीं रहा होगा, तो हो सकता है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा आज की चिकित्सा पद्धति एलोपैथी जिसको कहते हैं, तो उसके अनुसार उनको बीमारी का अनुमान ही नहीं लग पाता था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन आयुर्वेद के पास में पहले से इस चीज के सॉल्यूशंस वगैरह रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों पर अनुसंधान किया, उनके पास में सॉल्यूशन लगभग सब चीजों के हैं। ठीक है कि वो व्याप्त नहीं है, ये एक हमारा संकट है और हमारी स्वीकार्यता भी नहीं है उसके प्रति इतनी, यद्यपि वो स्वीकार्यता बढ़ रही है। खैर, मैं अपने वापस मूल विषय की ओर आता हूँ। हम देख रहे हैं, इसका साक्षात्कार कर रहे हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था की एक विशेषता और है। विशेषता क्या है? हम सब आपसी पारिवारिक व्यवस्था में रहते हुए एक सामाजिक स्वभाव में, तो हमारा जो सोशल बिहेव है वो अन्य देशों की तुलना में हमारी जो सोसाइटी उसका अलग प्रकार का है। खूब मिलना जुलना, साथ बैठना, साथ भोजन करना, हम उसको चाहे अपने शादी ब्याह वैवाहिक प्रसंग से लेकर के अन्य सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनसे लेकर के ये भी जोड़ करके देख सकते हैं। तो एक सोशल बिहेव जो है वो हमारा इस प्रकार का है। परिणाम स्वरूप साथ रहते हैं हमारे इसमें भावनात्मक संवेदनात्मक संबंध ये भी है, और इसलिए हमारी परिवार व्यवस्था की एक अनूठी मिसाल विश्व भर के अंदर रहती भी है। इन सारे भावनात्मक और इन संवेदनशील संबंधों के ऊपर बहुत बड़ा आघात इस महामारी काल में हो रहा है, हम सबने देखा भी है। कहीं भय से भी व्याप्त है, मीडिया ने एक ऐसा वातावरण भी बनाया, तो हम भय से भी व्याप्त हैं। या यूं कहना चाहिए कि भाई इसके कारण से जो कमजोर हृदय थे उनके हार्ट फेल होने की घटनाएं ये भी हम सबको ध्यान में आई।
मैं संकट जो है, संकट से इनकार करना नहीं चाह रहा हूं। संकट निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से ये महामारी काल है, लेकिन धैर्य पूर्वक इतने बड़े देश ने, इतनी बड़ी मानव सभ्यता ने, जिसने जो प्रगति की है, हमने, मानव बड़ा बुद्धिमान है, तो वो हर चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए जुट भी जाता है, और वो अपने जिज्ञासु वृत्ति के कारण से बहुत कुछ जानना चाहता है, बहुत कुछ जानता भी है। उसी क्रम के अंदर हम गंभीरता पूर्वक अपनी योग्यता क्षमता इसमें लगाने के बजाय समाज अभी भयभीत होकर के एकदम जैसे कोई बिल्कुल बस मानव जाति का अस्तित्व संकट में आ गया। हाँ, ये हमारे लिए एक रेड लाइट तो है, ये तो हमको समझना ही पड़ेगा कि ये जो दोहन पद्धति है उसके कितने दुष्प्रभाव होते हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा कि ये वायरस कैसे आया, क्या आया, किस तरह से आया, ह्यूमन क्रिएटेड है कि नेचुरल है, कि ये म्यूटेंट कैसे कर रहा है, कि इसका सॉल्यूशन किनके पास है। ये स्ट्रेटेजी जिनकी जो कूटनीतिक विषयों से जुड़े रहते हैं, ये उनके पास में उनके शोध अनुसंधान के विषय भी है। लेकिन कुल मिलाकर के है, हमारे सामने है, ये जो भी स्वरूप में है और घात पहुंचा रहा है। तो हमारे इस भोगवाद के कारण से ये सारी दिक्कतें आती है और आई भी है, आगे भी आने वाली है। इसके लिए मनुष्य जाति को प्रिपेयर रहना चाहिए। यदि उसने नहीं समझा तो हम कभी कभी आसमानी आफतों के बारे में सुनते हैं, कभी कभी हम ग्लोबल ये जो वार्मिंग है इसके बारे में सुनते हैं। ये सब मनुष्य की तो कृति है, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी से तो कैसे भाग सकते हैं। अब ठीक है, कोई इसको ईश्वरीय मानता है, कोई प्रकृति प्रदत्त मानता है। जिसको ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानना होता है तो वो थोड़ा सा जो है मनुष्यों की कमियां निकालता रहता है। थोड़े विश्वासी प्रवृत्ति के होते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान थोड़ा रोको इसको, ये कैसे कर दिया। तो कई प्रयासों को एक गति ही इससे मिलती है। पिछला वाला हमको मालूम है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी देखने वालों का एक बहुत बड़ा समूह है। वो समूह क्या देखता है, उसको हमेशा आलोचनात्मक दृष्टि ही रहती है। आशात्मक दृष्टि पता नहीं कैसे रहेगी, क्या नहीं रहेगी, वो तो बात की बात है, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि पहले रहती है। पिछली बार जैसे हुआ तो भारत ने लॉकडाउन लगा करके अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या की जान बचाने का प्रयास और प्रयत्न ये भारत के तत्कालीन उस समय के प्रशासन ने किया। तो उसके बारे में बहुत सारी राजनीतिक आलोचनाएं भी ये हम सबने देखी, और बहुत सारी राजनीतिक आलोचनाओं के बीच में कि ओहो अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, ये हो गया, वैसा हो गया, इस तरह से हो गया। लेकिन उसके छिपे हुए जिसको कहना चाहिए उपलब्धियां क्या थी, ये हमको अब वाला दृश्य देख करके समझ में आता है। कोई भी शासन, कोई भी प्रशासन नागरिकों के विषय में ऐसे निर्णय लेते हुए, ऐसे तकनीकी, ऐसे विषयों के बारे में जो जानकार होते हैं, जो तज्ञ होते हैं, उनसे चर्चा करके, सलाह करके ही ये सारा तय होता है। क्योंकि सब विषयों के एक्सपर्ट्स नहीं हो सकते, तो इसलिए जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन आई उसके अनुसार हम सबको मालूम है पिछली बार लॉकडाउन हुआ और हम नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल भी हुए। लेकिन इस बीच जो उसके साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं वो भी हुए। हमने थोड़ा श्रमिकों का देखा भी होगा, किस प्रकार से उनकी असुविधाएं हुई, मार्ग की असुविधाएं थी, भोजन की असुविधाएं थी। इस समय हमारा सामाजिक भाव भी निकल करके आया। जो लोग आलोचना करने में व्यस्त थे वो आलोचना कर रहे थे, बात सही है, लेकिन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा उसी सामाजिक व्यवहार से अपने निकट से निकलते, अपने निकट से जाते, नंगे पैर है तो उसको चप्पल, भूखा है तो भोजन, और अगर उसको औषधि की आवश्यकता है तो औषधि, ये दे करके कैसे संबल देने का प्रयास केवल शासन नहीं तो समाज ने भी बहुत बड़ी मात्रा में किया। खैर, उस दौर को हम पार कर गए। बहुत अनुशासन फैलाने, बहुत अनुशासन समाज में व्याप्त हो, ये भी प्रयास किए गए कि हमको मास्क लगाना चाहिए, हमको सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, हमको भीड़ एकत्रित नहीं करना चाहिए। कहीं कठोरता भी हुई, हमने पुलिस के डंडे भी देखे सुने होंगे, और कहीं पर आग्रह मनुवार के साथ भी ये हुआ। खैर, उस दौर को हमको एजुकेटेड करने के लिए था, हम उससे बहुत कुछ चीजें जान समझ भी पाए, परंतु लापरवाही बाद में बढ़ने लगी, और उस लापरवाही का परिणाम और थोड़ा सा वायरस के म्यूटेंट का परिणाम ये निकल करके आया। आरोग्य का महत्व भी हम सब लोग समझने लगे। इस बार जब ये आया तो ये थोड़ा और जिसको कहना चाहिए ताकत के बल पर आया। बहुत लोगों ने आरोप लगाया, किसी ने कुंभ पर कहा, किसी ने चुनाव के लिए कहा, किसी ने और कुछ कहा, जिसको जैसा लगा वो कहा। शासन ने भी इस बार राज्यों को ये चीजें दी कि राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार निर्णय करे। तो जिम्मेदारी से भागना कैसा होता है, इसके भी हमने सब परिणाम देखे होंगे कि एक दूसरे पर दोषारोपण, केंद्र को ये करना चाहिए, ये केंद्र का विषय है, केंद्र का ये राज्य का विषय है, ये आप सब पढ़े लिखे लोग भली प्रकार समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि छींटाकशी
और एक दूसरे को कोसने के इस दौर के मध्य क्या हम सब सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर के खड़े हो सकते हैं क्या? देखिए, पाले में खड़े होना बहुत आसान है। ये इसका, वो उसका, ये इसकी गलती थी, ये उसकी गलती थी, ये करना बहुत। मैं क्या कर रहा था उस समय? मैं केवल इसकी गलती और उसकी गलती कर रहा था, या मैं कोई सकारात्मक भूमिका निभा रहा था? कितने महत्वपूर्ण उदाहरण एक को देख करके, बहुत सुन करके बहुत हृदय को यूं जिसको कहे तो द्रवित हुआ कि धनाढ्य होने के बाद धनाढ्य भी कैसा कर रहे हैं, तीन मित्रों ने, 4 मित्रों ने मिलकर के अपनी कार में ही ऑक्सीजन सिलेंडर रख करके उसी को हॉस्पिटल का रूप दे करके जो राह जाने वाला है, जिसको नहीं मिली जगह, उसको कार में लेटा करके ऑक्सीजन दी। कैसे कैसे प्रकार निकल करके आए। तो प्लाज्मा देने के लिए भी होड़ लगी हुई है अन्य अन्य संगठनों के साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अन्य सामाजिक संगठन, अन्य स्थानीय संस्थाएं, वो भोजन से लेकर प्लाज्मा से लेकर के दूरदर्शिता रख करके जब वैक्सीन लगेगी, तो वैक्सीन लगने के समय वो लगभग कोई 3 माह की अवधि में रक्तदान नहीं हो पाएगा। तो इस बीच रक्त की पूर्ति कैसे होगी? तो हमको पहले रक्तदान कर देना चाहिए वैक्सीन लेने से पहले। इसके भी प्रयत्न चल रहे हैं। वैक्सीन के बाद में वैक्सीन को लेकर के जन जागरण के काम भी चल रहे हैं। जन जागरण की जरूरत क्यों? हम सबको मालूम है, राजनीतिक विद्वेष के कारण से वैक्सीन के ऊपर कैसे आरोप लगाए गए। बाहर से अप्रूव होकर के आई, रिसर्च हुआ, निकल करके आया, तो कितनी परिणामदायी ये वैक्सीन थी। आज उसको एकमात्र सॉल्यूशन मान करके चला जा रहा है। मीडिया ने भी कैसी नेगेटिव भूमिका निभाई थी, उसमें से भी समाज को संबल और विश्वास चाहिए। जो अवसाद में डूबे हुए हैं, जो मनोविकारों की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में समाज को संबल की आवश्यकता है। जो सामाजिक व्यवहार से रहने वाले लोग हैं, आज वो अलग अलग अपने अपने घरों के अंदर कमरों में कैद है, बाहर नहीं निकल सकते हैं। मीडिया के माध्यम से लगातार ऐसी खबरें इस प्रकार की कहीं भी कोई आशावादी कदम की बजाय ऐसा कि जिससे विश्वास डोलता हो, यही खबरें महत्वपूर्ण तरीके से दिखाई जाती है। ऐसे में इस अवसाद का एक जीता जागता उदाहरण भी ध्यान में है। एक दादा दादी आयु के और उस जोड़े ने रेल के आगे कूद करके आत्महत्या की, केवल इसलिए कि दोनों को कोरोना था और हमारे पोते को नहीं होना चाहिए, ये भाव रख करके वो पोता सुरक्षित रहे, तो दोनों ने ट्रेन के आगे आत्महत्या करके इलाज के स्थान नहीं था। अब ये एक तरह का अवसाद, एक प्रकार का मनोविकार है। चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे हम चिकित्सक हों, चाहे हम चिकित्सक नहीं होंगे, न्यूट्रिशन नहीं होंगे, इस विषय के एक्सपर्ट नहीं होंगे, फिजिकल ट्रेनर हों, चाहे हम समाज के सामान्य संभ्रांत व्यक्ति होंगे, हम लोगों की ये सेवा कर सकते हैं क्या कि हाँ, किसको प्लाज्मा की जरूरत है, ऑक्सीजन में किसी को उपलब्ध करा सकने जितनी क्षमता में हूँ क्या? और कुछ नहीं, मेरे घर के पास पड़ोस के अंदर 4 बुजुर्ग रहते हैं, वो घर से नहीं जा सकते, उनको औषधि ला करके देनी है, या उनकी दैनंदिन आवश्यकता के लिए उनके पास राशि है, लेकिन उनका दूध लेकर के कौन है? आयुगत वृद्ध हो चुके हैं या बीमार हैं। तो कहीं वो इन चीजों से भी बच न जाए। बहुत संक्षेप में अपनी बात को पूर्ति करते हुए कहूंगा कि इस समय सामाजिक संवेदनाओं को पूर्ण सुरक्षा के साथ जागृत रखने की जरूरत है। हमको मास्क लगाना चाहिए, हमको डबल की जगह डबल लगाना चाहिए, ये हमको करना ही है। ये जो सैनिटाइजर करने की आवश्यकता है, वो सब हमको करना ही चाहिए। कम्युनिटी सैनिटाइजर व्यवस्थाएं भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले हो रही है, उसमें जो हमारा योगदान हो सकता है वो करना चाहिए। मैं रक्त दे सकता हूँ क्या? मैं इंडिविजुअल रूप में, हो सकता है मेरा जुड़ाव किसी के साथ होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन इंडिविजुअल रूप के अंदर कंटिन्यू करें। मेरा योगदान क्या हो सकता है, हमको ये विचार करने की सर्वाधिक आवश्यकताएं है। मैं सामूहिक रूप से, मैं अपने मोहल्ले के ही कुछ लोगों को साथ लेकर के, मैं व्यक्तिगत रूप से, या मैं किसी समाज संगठन से जुड़ा हुआ हूं तो उसके माध्यम से क्या हम सब ये प्रयास कर सकते हैं कि मेरे निकट कोई भूखा, कोई पीड़ित, कोई इस प्रकार का नहीं रहेगा, भय व्याप्त तो नहीं रहेगा। लेकिन इस बीच हम इस उत्साह में अपनी स्वयं की जो पूर्ण सुरक्षा है उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। हमको स्वयं को आरोग्य रहते हुए अधिकतम लोग उस वैक्सीन को लगवाएं, और जिनको इस समय सेवा की आवश्यकता है उस सेवा में हमारा योगदान हो। समाज को संबल, विश्वास जगाने वाले हम लोग खड़े हों। ये संवेदनाओं और ये भावनाओं का ये दौर है, किसी को भयभीत करके मनोविकारी या अवसाद में ले जाने का दौर ये नहीं है।
तो जो लोग लाशों से खेल रहे हैं, जो लोग इस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर के, मैं उनकी उपयोगिता पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इस समय ऑक्सीमीटर से लेकर के, नींबू से लेकर के, और जो आवश्यकता जन्य चीजें हैं, विटामिन सी से लेकर के, औषधियों से लेकर के, जो दुरुपयोग करके जो शवों के साथ खेलना चाह रहे हैं, इस मानसिकता, इस व्यक्ति को चरित्र जागृत तो होना ही चाहिए, लेकिन कठोर व्यवस्था, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे पर्यवेक्षण में ये सारी चीजें हो, इस सब के लिए हमको निराशा के वातावरण से निकल करके सजग, समाज में संबल और विश्वास स्थापित करने वाले लोगों के रूप में ये खड़ा होना होगा। मुझे कोई आके कहेगा तो देख लूंगा, मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं राय दे दूंगा। मुझे लगता है किसी के पूछने की समस्या, जब समाज संकट में हो, देश संकट में जब पड़ा हो, तो दूर खड़े न देखे, अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व समझ करके हमको आगे आने की आवश्यकता है। हम तरुण हैं, हम जैसे जो लोग देखते हैं, जिस प्रकार की क्षमताएं भगवान ने हमको दी है, चाहे वो बौद्धिक क्षमताएं होंगी, हमारी समझ की क्षमताएं होंगी, हमारी आर्थिक क्षमताएं होंगी, उस योगदान को हम करते हुए इस समय जब आवश्यकता है, अभी नहीं तो कभी नहीं, यह मान करके इसमें जुटना चाहिए। और ये सब आने के कारणों के बारे में हम अध्ययन करें, विश्लेषण करें, जागृत रहें, फैक्ट्स जो हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान रहे, तथ्यों पर हम बिल्कुल जाएं, लेकिन उसके प्रकार जो जो सकते हैं वो सब करें। ऐसी आपदाएं आई है, ये जाएगी भी, लेकिन इस आने और जाने के बीच में जो क्रम है, जो विनाश की जो रचना है, उसको हम किस प्रकार से कम करने में अपना सहभाग दे सकते, इस सामाजिक योगदान की अपेक्षा करते हुए, और ऐसी शुभकामनाएं, आप सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, भगवान आपकी क्षमताएं और बढ़ाए, और इन क्षमताओं का उपयोग आप समाज के लिए दे, ऐसी शुद्ध बुद्धि ईश्वर आप सबको दे। इतनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ। आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारी सहमति असहमति आ सकती है, तो मेरा आप सब लोगों से विनम्र आग्रह रहेगा कि आप मैसेज बॉक्स में देखते समय और अपने सहमति असहमति अथवा कोई जिज्ञासा, वो उसके अंदर आप छोड़ सकते हैं। ऐसा कहते हुए मैं अपनी ओर से अपने कथन वक्तव्य को पूरा करता हूँ। आप सभी को सादर नमस्कार, सादर वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक सहज रूप से मैंने आपसे निवेदन किया था और आपने स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही हार्दिक आभारी रहूंगा। और समय समय पर अगर हमें ऐसे ही जुझारू और जो करणीय योग्य कार्य हैं कि हमें कैसे करने चाहिए और कैसे समय में कैसे व्यवहार करना चाहिए के लिए अगर आवश्यकता रही, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि पुनः आप हमारे चैनल पे आके हमें बिल्कुल संक्षिप्त रूप से जो आज जैसे आपने बताया है वैसे पुनः बताएंगे। आप सभी का धन्यवाद, और विशेष रूप से पंकज जी भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।